हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केम क्लास में। एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो दैट इज़ द लेक्चर नंबर 7 जो हमने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स सीरीज़ उसका। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से हम अपना तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं एक रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला। हमने दो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एक के अंदर हमने कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्टिव में पढ़ा है, दूसरे में हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव में पढ़ा है, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो डिस्कस करी थी, दैट इज़ दी आर्हेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कैटलिस्ट जो है वो होता क्या है। सो कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑल्टर करता है रिएक्शन को। सो अ कैटलिस्ट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और वी डिफाइन इट एज टू बी अ केमिकल स्पीशीज which alters the rate of the reaction। ठीक है, अब वो कैसे करता है वो तो हम अभी पढ़ेंगे ही, बट ऑल्टर करते समय रेट ऑफ द रिएक्शन को, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो खुद कोई भी तरीके के अपनी फिज़िकल स्टेट में चेंज नहीं होने देता है। यानी कैटलिस्ट जो है वो इटसेल्फ अपने स्टेट में एज इट इज़ रहता है। सो इट इटसेल्फ does not undergo any change without itself undergoing any kind of permanent change। यानी खुद जैसा है वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि हमारा KClO3 का होता है, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सोक्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, MnO2 जो है दैट इज़ एडेड एज कैटलिस्ट, और रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि आपका डिकम्पोजिशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि कैटलिस्ट एक तरीके से ये समझिए कि आपके पास कुछ बॉन्ड्स बना देता है। बॉन्ड्स का मतलब कैसे, आप ये समझिए, हमने एक ग्राफ जो है वो डिस्कस किया था रिएक्शन कोऑर्डिनेट का और हमारे पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, उसमें हमने y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लिया था एंड ऑन द x एक्सिस वी हैड टेकन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। उसमें हमने ये देखा था कि एक रिएक्शन जो है वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो है वो मूव करके जाता है, और उस दौरान उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके प्रोडक्ट की तरफ जाना होता है। यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट होता है। अब इसमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ समझना है कि आपके पास जो कोई भी रिएक्टेंट होता है उसकी एनर्जी सबसे पहले तो आपके पास प्रोडक्ट से ज़्यादा ही रहती है। प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा आपके रिएक्टेंट से कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो हमेशा आपके पास स्टेबल जो है प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोडक्ट की एनर्जी इज ऑलवेज लेसर देन दी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकॉज दी प्रोडक्ट्स आर स्टेबल। तो कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है कि एक आपको ऑल्टरनेटिव पाथ दे देता है। यानी कि ओरिजिनल पाथ हमारा ब्लैक से इंडिकेट हो रहा है, कैटलिस्ट के ऐड ऑन होते ही हमारा ये जो पाथ है वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा। और ऑल्टर होते हुए समय आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो गई है। पहले हमें ये एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत थी जितनी आपके रिएक्टेंट को क्रॉस करके प्रोडक्ट की तरफ जाना था, लेकिन जैसे ही आपने कैटलिस्ट ऐड ऑन कर दिया है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यू विल हैव अ लोअर पाथ जो कि एनर्जी कम यूज़ करेगा। विद कैटलिस्ट वी आर इंडिकेटिंग विद द ब्लू लाइन। तो उसमें हो क्या रहा है, द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर डाउन। ये आपके कैटलिस्ट के साथ है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ समझिए, जो ब्लैक वाला है वो हमने इंडिकेट किया है कैटलिस्ट के बिना, और जो ब्लू वाला है वो हमने इंडिकेट किया है कैटलिस्ट के साथ।
तो कैटलिस्ट जो है वो एक तरीके से आप ये समझिएगा कि आपको एक एनर्जी देता है जो आपकी रिक्वायर्ड है लेसर विदाउट दी कैटलिस्ट। अब होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो अब आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आसानी से जा पाएंगे, बिकॉज दे हैव अ लोअर स्टीप, दे हैव अ लोअर पाथ। इनिशियली जब कैटलिस्ट नहीं था तब उनको जाना पड़ रहा था एक हायर स्लोप को पार करके प्रोडक्ट की तरफ। अब जब कैटलिस्ट आ गया है तो उनको एक कम पहाड़ को या आप कहीं कम वैल्यू को क्रॉस करके जाना पड़ेगा टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट साइड। तो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि द कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये जो है वो हमारा पॉइंट आ जाएगा। और इंक्रीज करने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो आपको एक ऑल्टरनेटिव पाथ या फिर हम कहें कि एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ ऑल्टरनेटिव पाथ। तो वो ऑल्टरनेटिव पाथ में जो स्पेशलिटी है वो ये है कि उसके अंदर आपके पास एक कम एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA रिक्वायर्ड रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास एक और लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, उसको भी देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास हमारी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी वैसे मैंने आपको आर्हीनियस इक्वेशन के साथ ऑलमोस्ट सब करा दी थी, बस एक पॉइंट जो है वो आपका ऐड ऑन हो जाएगा कोलिजन थ्योरी के पॉइंट के साथ। यानी कि जब भी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी आर्हीनियस इक्वेशन तो हमने वहाँ पर कहा था कि आपके पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद दे टेंड टू फॉर्म दी प्रोडक्ट। यानी कि कोलिजन्स आर कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो कोलिजन्स हैं स्टूडेंट्स ये तरह तरह की हो सकती हैं। यानी ये कोलिजन्स जो हैं वो आपके पास कैसे हैं, दे आर रैंडम। हमारा उन कोलिजन्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हेनेवर वी आर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट वी शुड ऑलवेज हैव अ प्रॉपर अलाइनमेंट। यानी कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे आयोडीन एटम के साथ अगर प्रॉपरली अलाइंड रहेगा तभी ये दोनों मिलकर आपको HI नाम का प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। सो इन द आर्हीनियस इक्वेशन दिस फैक्टर, दिस अलाइनमेंट, यानी ये जो एंगल का कॉन्सेप्ट था जिसको हम ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ये ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो एड ऑन नहीं हुआ था। इसी वजह से हमारे पास एक मॉडिफाइड आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो एड ऑन होती है। यानी कि हमारे पास ये जो रैंडम कोलिजन्स हैं, इन रैंडम कोलिजन्स में से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कोलिजन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। ओनली few collisions are responsible for product formation। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे आप डार्ट, एक गेम आता है आपका एरो और डार्ट वाला, जिसमें आपके पास एक पॉइंट होता है जिसपे आपको एरोज जो हैं वो आपके हिट करने होते हैं सेंटर में। तो जब आप बहुत सारे ट्राई करते हैं, उन सारे ट्राई में से कोई एक ही ऐसा आपका ट्राई होता है जो आपके सेंटर पे स्टूडेंट्स पॉइंट आउट हो जाता है। वही आपका क्या है, वही आपका इफ़ेक्टिव मूव है या वही आपका इफ़ेक्टिव थ्रो है जो एक्चुअली में आपको सेंटर पे पॉइंट आउट करा देगा। उसी तरीके से बहुत सारे कोलिजन्स में से एक ही ऐसा कोलिजन होगा या कुछ ही ऐसे कोलिजन्स होंगे which will actually help in the formation of the product, and those collisions are called as to be effective collisions, जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल रहे हैं। तो हमारे पास जो आर्हीनियस इक्वेशन थी, उस आर्हीनियस इक्वेशन के अंदर ये इफेक्टिव कोलिजन्स का पॉइंट, यानी ये ओरिएंटेशन का पॉइंट, ये जो एंगल का पॉइंट है, यानी जो प्रॉपर ओरिएंटेशन जो हमने लिखा है, वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वो फैक्टर अब हमें अपनी आर्हीनियस इक्वेशन में ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन का आ जाता है, दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है हमारे इफेक्टिव कोलिजन्स का, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है?
कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम इंडिकेट करते हैं Z से, और दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर हम कितनी कोलिजन्स जो हैं वो करते हैं, ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन। तो आपके पास यहाँ पर अब ओरिएंटेशन भी आ गया है, इफेक्टिव कोलिजन्स भी आ गया है स्टूडेंट, और हमारे पास हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ऐड ऑन हो जाएगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हमने Z से कह दिया है, और ओरिएंटेशन फैक्टर को या इफेक्टिव कोलिजन के फैक्टर को हम इंडिकेट करते हैं P से, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन, P फॉर प्रॉपर एंड P फॉर ओरिएंट, तो दोनों जो हैं वो आपके सिमिलर मैच हो जाते हैं। इसी के साथ हमारे पास जो मॉडिफाइड आर्हीनियस इक्वेशन बन जाती है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है कि रेट इज इक्विवेलेंट टू पी जेड ए बी ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर इंटू टी। तो अब आपने यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन भी ऐड कर दिया है फैक्टर का, और आपने यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दी है। तो आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन आपको हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो जो इफ़ेक्टिव कोलिजन है, जिसको हम स्टेरिक फैक्टर के नाम से या प्रोबेबिलिटी फैक्टर के नाम से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्टेरिक फैक्टर or called as the probability factor, and this is obviously your effective collision, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर हम ये वाला जो फैक्टर है ये इसके लिए नहीं लिख रहे हैं, ये हम अपने प्रोबेबिलिटी फैक्टर के लिए लिख रहे हैं। तो पॉइंट ये था कि हमारे पास जो ओरिजिनल आर्हीनियस इक्वेशन थी उसके अंदर ये दोनों ही फैक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए जो था वो इंट्रोड्यूस किया हुआ था। अब उसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या लेकर आ गए हैं, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर लेकर आए हैं। एक तो हमारे प्रॉपर अलाइनमेंट का, प्रॉपर एंगल का, और एक हमारे पास यहाँ पर हमारे इफेक्टिव कोलिजन्स का। सो दिस इज़ द मॉडिफाइड आर्हीनियस इक्वेशन। With this also we come towards the end of the chapter, that is the chemical kinetics. अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी पॉइंट्स आपको समझ नहीं आते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं, और आप किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ आपके लिए। आप CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं, आप PYQs चाहते हैं, या आप JEE नीट लेवल के क्वेश्चंस चाहते हैं, उसको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस।